Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है फर्स्ट PM rolls out health cover for person aged above 70 and above. तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत जो है इसके बारे में हमें जानना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा और क्या है ये स्कीम, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना होगा हमें. ठीक है. सेकेंड इज शाह अनवेल्स मोबाइल ऐप फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन. ठीक है. बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है फॉर ईज ऑफ वर्क. ठीक है. काम को ईज करने के लिए ये जो है ऐप जो है इसको बनाया गया है. ठीक है. एंड थर्ड न्यूज़ फॉर द डेज, न्यू गाइडलाइंस प्रमोट आयुर्वेद कर्ब एंटीबायोटिक यूज इन वेटनरी ट्रीटमेंट. तो बहुत बार ये होता है कि वेटनरी में जो है ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज़ होता है जिसकी वजह से इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी लाइफ स्टॉक ऑल्सो, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी कंज्यूमर्स ऑल्सो. ठीक है. सो ये जो है ये थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. वी विल स्टार्ट. ठीक है. एंड बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ असम टेट, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन द क्लास, जो कि हमारा पूरा एक्सटेंसिव कोर्स रहेगा. पेपर 1 का पेडागोजी से लेकर GS तक, इंग्लिश से लेकर GK तक हर टॉपिक को जो है यहाँ पर कवर किया जाएगा. असामान्य पीपल को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा. लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. एंड प्राइस इज ऑल्सो वेरी मिनिमल. तो यू कैन, इट इज़ द बेस्ट बेट फॉर योर मनी. एंड इफ़ यू वांट टू रियली क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दिस कोर्स इज़ वेरी होलिस्टिक, वेरी एक्सटेंसिव. ठीक है. तो आप ज़रूर से इसको कर सकते हैं. ठीक है. सो without any delay, let us begin with the explanation. So PM rolls out health cover for person aged 70 and above. तो 70 years and above जो लोग हैं उनके लिए जो स्कीम है, पहले क्या होता था, स्कीम जो था इट वाज नॉट फॉर एवरीवन. ठीक है. हर किसी के लिए नहीं था. जैसे अगर आप कोई एक सर्टेन इनकम अगर आप अर्न करते तो आप इसमें नहीं होंगे. लेकिन अभी PM मोदी ने क्या कहा है, जिनका भी एज 70 प्लस है या 70 या 70 प्लस है, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम के इररेस्पेक्टिव they can join in and they are included in the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वो ऑटोमेटिकली इन हो जाएंगे. भले वो उनका अच्छा इनकम है, कोई कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे हैं, अभी भी दे आर वर्किंग, रिटायरमेंट के बाद भी वो काम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एवरीबडी इज कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. क्लियर. तो यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि आप जो है रिच ब्रैकेट से, पुअर ब्रैकेट से, एवरीबडी इज ट्रीटेड अलाइक. एंड आप सबको जो है यहाँ पर उन सबको ये कवरेज जो है ये मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन मेजर एक्सपेंशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, ABPMJAY भी हम इसको कहते हैं. ठीक है. इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Tuesday announced that health coverage under the scheme will now be available to all senior citizen aged 70 and above regardless of their income. irrespective of their income, उन सबको जो है जन आरोग्य के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत जो है सबको इक्वली जो है ये स्कीम जो है सबके लिए लागू होगा. The scheme was introduced to overcome the despair of the poor when illness strikes. ठीक है. तो ये जो स्कीम बेसिकली जो लाया गया था वो सिर्फ पुअर पीपल को कैटर करने के लिए, 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए, जो कि पुअर तबके के लोग हैं, तो उनको कैटर करने के लिए ये लाया गया था. पर नाउ इसका स्कीम का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है एंड सोशल सर्विस स्कीम है, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो स्कीम है ये 50% से ज़्यादा परसेंटेज वाले लोग जो है, मतलब पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा लोगों को कवरेज जो है ये स्कीम कर रहा है. Mr. Modi said, noting that the government bears the cost of hospitalization for beneficiaries up to 5 लाख. तो मैं आपको PMJAY के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. PMJAY जो है ये जो फ्लैगशिप स्कीम है, ये स्कीम लाया गया था जो भी इल है. ठीक है. जो बीमार जो लोग हैं उन लोगों को कैटर करने के लिए ये जो स्कीम है ये लाया गया था. इसमें क्या है, ₹5 लाख पर फैमिली, ये याद रखिएगा, पर फैमिली पर ईयर. क्या कह रहे हैं इसमें, ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर. हर पर फैमिली को 5, ऐसे नहीं होगा कि इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए मिल रहा है, ऐसे नहीं. पर फैमिली पर ईयर हर साल जो है 5 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा. आपको एक कार्ड बनाना होगा, आयुष्मान भारत कार्ड, और वो कार्ड के थ्रू जो है आप जो है इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं.
सो 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर जो है वो दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर जो है ये दिया जाएगा। और एक है विद एन आयुष्मान वाया वंदना कार्ड फॉर एल्डरली इन दी हाउस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर विल बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो एक और स्कीम जो है वाया वंदना जो है उसमें क्या है कि जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब आपका जैसे इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज मोर देन 50%। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे कि आप मेडिसिन में कितना खर्च करते हैं, जैसे कि आप ट्रैवलिंग पे कितना खर्च कर रहे हैं, वो नहीं कि मतलब आप हॉस्पिटल लेके गए वहाँ का खर्चा नहीं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट, लाइक आपने ब्लड खरीदने में कितना पैसा खर्च कर दिया, या फिर आप ट्रैवलिंग का क्या आपका कॉस्ट रहा है, या फिर आप जो रह रहे हैं उसका क्या कॉस्ट है। तो दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ वेरी हाई, मोर देन 50% है। तो इसीलिए इस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए ये जो है आयुष्मान वाया वंदना कार्ड जो है ये बनाया गया। Said Mr. Modi also launched the health sector project worth rupees 12,850 crore। बहुत बड़ा जो है यहाँ पर लोकेशन जो है वो किया जाएगा ऑन द ओकेशन ऑफ धनवंतरि जयंती या फिर धनतेरस एंड 9th आयुर्वेदा डे ऑल एट एम्स। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA। ठीक है, आयुर्वेद दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया गया था कल। येस्टरडे वाज 29 अक्टूबर हर साल जो है आयुर्वेद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो आयुर्वेद क्योंकि इतना ग्रो कर रहा है तो उसको और इम्पेटस देने के लिए और पुश देने के लिए ये जो डे है इसको हम कोमेमोरेट करते हैं एज आयुर्वेद दिवस। क्लियर, तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड वाया वंदना एक्ट, टू अंडरस्टैंड आयुष्मान भारत आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अभी बस इतना याद रखना आपको कि 70+ ईयर्स के जितने लोग हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम वो सब इंक्लूडेड है अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर कोई इंक्लूडेड है। क्लियर हुआ? एंड 5 लाख पर ईयर पर फैमिली, इंडिविजुअल को नहीं, पर ईयर पर फैमिली। हर महीने नहीं मिलेगा आपको 5 लाख रुपए, पर ईयर पर फैमिली मिलेगा 5 लाख रुपीज़। क्लियर? आयुष्मान भारत कार्ड बनाने से यू कैन अवेल दी बेनिफिट्स। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, कुछ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं स्पेसिफिक जगह में, स्पेसिफिक इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। वो आपको अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में ये हॉस्पिटल्स है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड रजिस्टर्स योर सेल्फ एंड आप जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं। क्लियर? सो दिस वॉज द न्यूज़। सेकेंड इज शाह अनवेल्स मोबाइल ऐप फॉर बर्थ एंड जो डेथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये एक मोबाइल ऐप जो है ये डाउनलोड मतलब उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें जो है हम जो बर्थ डेथ है उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, बर्थ डेथ जो है उनको हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इससे क्या होगा कि जो काम है जैसे पेपर वर्क होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप ऑनलाइन ही अगर कर लेंगे तो पेपर वर्क भी रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 100% डिजिटल हो गया, नहीं, कुछ पेपर वर्क हो गए लेकिन द नंबर ऑफ पेपर वर्क विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो उससे क्या होगा कि जैसे कभी पेपर वर्क खो जाता है या फिर बहुत पुराना कोई चीज़ है तो वो भी खो जाता है। तो इस तरीके से बहुत पुरानी चीज़ें जो है कभी कभी खो जाते हैं ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ कोर्स। सो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डेटा बहुत लूज हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि क्योंकि अभी सब डिजिटल हो जाएगा तो हम उसको डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली हम सब चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, पेपर वर्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन ट्यूजडे लॉन्च सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस। वेरी ऐसे कुछ लाइन्स है ना, ऐसे कुछ लाइन्स होते हैं जैसे कि इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस। दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट लाइन, यू कैन यूज इट एज योर कंक्लूजन। ठीक है, बीच आंसर राइटिंग के समय पे आपको पता होगा कि इस टाइप के वर्ड्स जो है इंटीग्रेशन, स्ट्रेंथनिंग, ये सब टाइप के जो कुछ वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ जो जैसे इस केस में मिस्टर अमित शाह ने खुद कहा है कि इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विथ योर governance, so you can directly write it in your answer script that union home minister has said like this to integrate
टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस, इट बिकम्स द आंसर बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, आफ्टर दैट. तो इसीलिए आपको इस टाइप के वर्ड्स जो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे नोट डाउन करते रहना चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. मिस्टर शाह सेड दैट application would make registration of birth and death seamless and hassle free by allowing citizen to register at any time and from any place in their state official language. जो अपने लैंग्वेज में भी इसको कर सकते हैं, कहीं पे भी कभी भी और कोई भी अपने स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हैं. जैसे हम आसाम में हैं, वी कैन रजिस्टर इन एसएमएस लैंग्वेज, ठीक है. इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन. टाइम भी रिड्यूस बचाएगा और साथ ही जो पेपर वर्क है वो हैसल फ्री हो जाएगा, ठीक है. इट विल अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 में आया था, all reported birth and death in the countries occurring from 1st October 2023 will be digitally registered. जो इस 20 अक्टूबर 1 2023 के बाद जो भी बर्थ हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है वो सब डिजिटली जो है रजिस्टर किया जाएगा थ्रू दी सेंटर्स पोर्टल ऑन DCCRS. मतलब क्या है, CRS का फुल फॉर्म सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम org.india.gov.in सिंगल डॉक्यूमेंट में, ठीक है. The digital birth certificates will be single document to prove the date of birth for various services such as admission in educational institution, government job, marriage, registration. हर चीज़ में ये एक ही डॉक्यूमेंट जो है काम आएगा. जैसे हम लोग पहले कैसे वो बर्थ सर्टिफिकेट का पेपर जो है वो स्टैम्प करवाते थे, कोर्ट वगैरह में भी जाके करवाना पड़ता था, तो वो सब अब वो जो झंझट है वो रिड्यूस हो जाएगा. बिकॉज अब हम क्या करेंगे, डिजिटल एक सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाएगा. ई सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं. The centralized database will also help update the national population register. easy होगा बिकॉज अब देखिए डेटा आपके पास आ जाएगा तो हम एग्जैक्ट कितना एक स्पेसिफिक टाइम में, लेट्स से अगर हमें जानना हो कि अगले साल कितने बर्थ्स हुए फ्रॉम अक्टूबर 1st 2024 टू अक्टूबर 1st 2025 कितने बर्थ हुए, तो नाउ बिकॉज वी हैव डेटा डिजिटली रजिस्टर्ड तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा निकालने में कि द पॉपुलेशन राइजेस दिस मच या फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन इतना हो रहा है. ये हमें एक आइडिया रहेगा. लेकिन वही काम अगर हम लोगों को पेपर वर्क के थ्रू अगर हमें जाना होता तो इट वुड हैव टेकन अस वेरी मेनी डेज हमें लग जाता. तो वो जो है ईजी हो जाएगा, हम काउंट रख सकेंगे. एंड इन्फॉर्मेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस हिसाब से हम स्कीम्स भी बना पाएंगे. लाइक अगर हम देखें पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे पास क्योंकि करेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगा, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट फॉर द ऑफिशियल्स टू डू वर्क, ठीक है. तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर करी गई है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा, इलेक्टोरल रोल्स, ये सब बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए काम. रेशन कार्ड बनाना हो, अगर हमें कभी कभी आधार कार्ड में भी अगर चेंजेस करना हो तो भी हम वो सब यूज़ कर सकते हैं. डेटा फॉर दी NPR फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015. देखिए NPR के लिए जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए 2010 में कलेक्ट किया गया था डेटा, अपडेशन हुआ 2015 में, डोर टू डोर जाके किया था. और यहाँ पर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो NPR है उसके लिए हमारे लिए ईजी होगा बिकॉज हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी चेंजेस लाया. फिर अभी हमारा 6A के बारे में जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी चेंजेस आए थे ना, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि डिजिटल जो तरीके से अगर हम काम करेंगे इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. और यहाँ पर मिस्टर शाह ने ही अनवेल द स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल. उन्होंने एक स्टैचू भी जो है अनवेल किया है. कहाँ पर, सेंसस बिल्डिंग इन दी कैपिटल दिल्ली में एक सेंसस बिल्डिंग है, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है मूर्ति स्टैचू जो है वो उसको भी अनवेल किया. ही सेड दैट पटेल वोव द कंट्री इनटू वन थ्रेड ऑफ यूनिटी लेइंग द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिया. ठीक है, आपको पता होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी हम लोगों ने द आयरन मैन ऑफ इंडिया जो उनको मतलब उनको नमन करते हुए हम लोगों ने वो जो स्टैचू है वो बनाया था, उनको ऑनर करते हुए. तो इसीलिए वहाँ पर भी द स्टैचू ऑफ आयरन मैन सिंबल ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस फॉर नेशनल इंटरेस्ट विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एवरीवन एज अ टेस्टमेंट टू हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द कंट्री, मिस्टर शाह सेड. तो यहाँ पर उन्होंने सेंसस बिल्डिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है मूर्ति को अनवेल किया. एंड दिस इज़ अ टेस्टमेंट टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया कि उनका मतलब कितना अनवेवरिंग एंड कितना मतलब कितना स्ट्रॉन्ग अप्रोच था कि हमें इस देश को बिल्कुल भी टुकड़ों में होने नहीं देना. बिकॉज इफ़ अगर उस समय पटेल नहीं रहते, सरदार पटेल अगर उस समय नहीं रहते तो हैदराबाद और जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर इनको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता.
बट उनके कांस्टेंट एफर्ट्स के साथ, मतलब कैरेट स्टिक पॉलिसी जो भी आप कहें, पर उस पॉलिसी के कारण ही अभी जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का नींव सरदार पटेल ने ही रखा था. सो दिस इज़ अनवेवरिंग एंड क्योंकि 31 अक्टूबर भी कल ही है, तो कल भी यूनिटी डे के रूप में हम मनाएंगे. तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट to know and to learn these sacrifices that has been made by the freedom fighters of the country, right? और especially उनमें सरदार पटेल का नाम जो है it comes among the top of the leaders, right? तो इसीलिए ये important भी रहता है. होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज न्यू गाइडलाइंस प्रमोट आयुर्वेद कर्ब एंटीबायोटिक्स यूज इन वेटनरी ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस जो है ये लाया गया है कि वेटनरी का जो है उसको, उस वेटनरी जो यहाँ पर देखेंगे कि जो वेटनरी ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. कोई अगर मुर्गी या गाय या फिर कैटल या फिर गोट, शिप, पिग कोई भी बीमार हो तो उसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है उनको. और इसका बहुत कॉन्स है. ठीक है. कॉन्स बहुत ज़्यादा है इसमें, बिकॉज ये बीमारी तो ठीक कर देते हैं, लेकिन जब हम कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है. अब लेट्स से एक चिकन में अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स है, देन द एग्स विल बी ऑल्सो कंटामिनेटेड, राइट. उसका डीएनए में चेंजेस आ जाएगा. ऑल्सो देन वी विल कंज्यूम इट एज कंज्यूमर्स एंड उसमें भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज हमारे बॉडी में वो एक्यूमुलेट करते रहेगा. तो यहाँ पर क्या है कि जो आयुर्वेद है यहाँ पर बीच में जो गैप है उसको भरने का काम कर सकता है. तो आयुर्वेद को हम लोग लेकर आना चाहते हैं फॉर स्पेशली फॉर वेटनरी केयर. हम जो है आयुर्वेद को पुश करना चाहते हैं. ठीक है. क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट्स है वो थोड़ा मिनिमल रहता है इन कंपैरिजन टू एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आपको फटाफट रिजल्ट तो देगा, पर उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. तो इसीलिए हम क्या इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आयुर्वेद को वेटनरी साइंस के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं. तो यहाँ पर न्यूज़ क्या आया है, स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो है ये रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. एनिमल हस्बेंड्री जो यूनियन मिनिस्ट्री है कि उन्होंने जो है स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो है ये लाया है, जिसमें रेगुलेशन लाया गया है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना. एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना सिर्फ और सिर्फ वेटनरी में ही नहीं ज़रूरत है, बल्कि ह्यूमन जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम खाए जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स, खाए जा रहे क्योंकि एक समय के बाद बॉडी विल रेजिस्ट एंटीबायोटिक्स. आप उसके बाद कुछ भी एंटीबायोटिक्स ले, आपको बॉडी में इम्पैक्ट नहीं करेगा. तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है फॉर वेटनरी जो एनिमल्स हैं उनके लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए. ठीक है. लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री के लिए लाया गया है. द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द यूज़ ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स इन वेटनरी ट्रीटमेंट. यहाँ पर आयुर्वेदिक ड्रग्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं. It is for the first time that the center has come up with standard set of treatment of almost all diseases of animals and bird. ये पहली बार ऐसा है कि सारे डिजीजेस के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो है ये लाया गया है. यूनियन एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी अलका उपाध्याय said in the guidelines were designed to minimize antimicrobial resistance AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कमाने के लिए एंड इलेक्टिवली कंट्रोल डिजीज, सिलेक्टिवली कंट्रोल डिजीज. ठीक है. फॉर्मर डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च राजकुमार सिंह हु प्लेड अ पिविटल रोल इन इट्स ड्राफ्टिंग सेड जो स्टैंडर्ड रूल्स है इसमें हम मिनिमाइज करना चाहते हैं ड्रग्स का यूज़ का और एंटीबायोटिक्स का यूज़ को भी हम रिड्यूस करना चाहते हैं. इस गाइडलाइन से क्या होगा कि जो बर्डन है फार्मर्स के ऊपर जो बर्डन आ जाता है मेडिसिन का, वो भी कम होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा. और क्योंकि दवाई खा के अगर बीमार फिर से हो जाते हैं तो उससे फिर से क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाता है फार्मर्स के ऊपर. ठीक है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार कंज्यूम करने की वजह से क्या है, बहुत सारे लाइफ स्टॉक्स का डेथ भी हो जाता है. ठीक है. तो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर अभिजीत मित्र said that the guidelines were drafted by a team of more than 80 professionals from veterinary and medical fields. He said that states have been consulted in its preparation. हर स्टेट का अलग बीमारी है. लंपी डिजीज़ में भी एक स्टेट राजस्थान हरियाणा में ज़्यादा प्रॉब्लम करे, कहीं पे स्वाइन जो फ्लू है, ठीक है, बर्ड फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू जो है ये सब ज़्यादा में भी किसी स्टेट में इम्पैक्ट करे. तो डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग बीमारियां हैं लाइफ स्टॉक को, तो वो कंसल्टेशन होना चाहिए. वन सेट अप्रोच नहीं, बल्कि हमें कंसल्ट करना चाहिए हर स्टेट्स का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लाइफ स्टॉक्स को मे बी जो बीमारी हो वो मे बी हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु के लाइफ स्टॉक्स को ना हो. तो इस टाइप के जो है कंसल्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और यहाँ पर देखिए कि ही सेड दैट स्टेट्स हैव बीन कंसल्टेड इन प्रिपरेशन. डॉक्टर सिंह सेड आयुर्वेदिक ड्रग्स हैव बीन क्लिनिकली प्रूवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीजेस बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड.
कुछ डिजीजेस के लिए, हर डिजीज़ के लिए नहीं, कुछ डिजीज़ के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ डिजीज़ है उसमें अगर हम एंटीबायोटिक्स कम खिला रहे हैं तो यूज़ कम होगा, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। द डॉक्यूमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब द यूज़ ऑफ ethnoveterinary medicine and health herbal drugs tried on large scale by National Dairy Development Board to treat mastitis, ठीक है, mastitis जो एक बीमारी है उसको करने के लिए यूज़ किया गया है। The validated ethnoveterinary medicine practices for treatment and better management of bovine mastitis are used in reduce irrational use of antibiotics, thereby reducing the cost of treatment also, ठीक है। तो ऐसे बीमारियों को जिसमें हम यूज़ कर सकें, जो कि क्लिनिकली प्रूवन भी है, जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने क्या किया है कि मैस्टिटिस को जो कम करने के लिए हम ये एथनोवेटनरी का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हम देके पोल्ट्री या लाइफ स्टॉक को ठीक कर सकते हैं, तो हम वो यूज़ करें। क्लियर। तो ऐसे कुछ जगहों पे कुछ डिजीज़ में हम कम जो आयुर्वेद है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उससे बेटर होगा, ठीक है, बिकॉज फिर हमारा ड्रग्स का यूज़ जो है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ है वो रिड्यूस होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी वो हमारे लिए रहेगा। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।